तो हम जो कर रहे थे लास्ट, तो फुल लोड टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क बीच एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया था। तो उसमें डेरिवेशन भी आ सकता है कि फुल लोड टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करें, या फिर स्टार्टिंग टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क के बीच में रिलेशन है। तो एक तो इस तरह से सीधे डेरिवेशन भी आ सकता है कि हमने फुल लोड टॉर्क लिख लिया पहले, फुल लोड टॉर्क का फॉर्मूला हमारा, और फिर ये मैक्सिमम टॉर्क और डिवाइड किए और रिलेशन कुछ एस्टेब्लिश किए। तो दोनों को डिवाइड किए, जहाँ R2 था वहाँ पे SMX2 कर दिए, SMX2 नॉट, ये रिलेशन हमको पता था। तो इस तरह से सिंप्लीफाई करने के बाद एक फाइनल रिलेशन आया था इस तरह का, टी फुल लोड और टी मैक्स का। तो वहीं पे अगर हमें टी स्टार्टिंग और टी मैक्स करना है तो जहाँ S है वहाँ पे 1 हो जाएगा, बाकी SM एज इट इज रहेगा। टी स्टार्टिंग बाई टी मैक्स करेंगे तो रिलेशन ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और इस रिलेशन पे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। जैसे ये है एक माना, 3 फेज इंडक्शन मोटर हैज a starting torque 100% and maximum torque of 200% of full load torque. Determine the slip at which maximum torque occur. तो करेंगे स्टार्टिंग टॉर्क 100% ऑफ फुल लोड टॉर्क है, और मैक्सिमम टॉर्क 200% ऑफ फुल लोड टॉर्क। स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर, फुल लोड स्लिप ऐसा चाहिए। स्क्रीन दिखे? नहीं नहीं दिख रही हुई। 3 फेज इंडक्शन मोटर has starting torque of 100% and a maximum torque of 200% of the full load torque। दो रिलेशन पता है और बाकी चीज़ें हमको चाहिए। स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क कर, फुल लोड स्लिप और रोटर करंट एट स्टार्टिंग। तो ये जो रिलेशन हमने लिखे हैं, पढ़े हैं, इनमें से ही हमारा काम हो सकता है। एक रिलेशन ये भी है, दो रिलेशन तुमने देखे, टी फुल लोड और टी मैक्स का, टी स्टार्टिंग और टी मैक्स का भी देखा, और ये एक रिलेशन जब दोनों को मिक्स करोगे, टी स्टार्टिंग और टू फुल लोड का एक रिलेशन आपके पास है। ये तो ये भी कई बार बहुत काम आता है। तो इन्हीं काम को यूज़ करना है। तो टी स्टार्टिंग और टी मैक्स का एक रिलेशन दिया। टी स्टार्टिंग जो है वो TFL है, टी मैक्स वो 200% था तो 1/2। टी स्टार्टिंग और टी मैक्स का रिलेशन 1/2 है, और उनका फॉर्मूला हमको भी पता है टी स्टार्टिंग टी मैक्स का। टी स्टार्टिंग हमारा 100% ऑफ फुल लोड है, टी मैक्स 200% ऑफ फुल लोड है। यहाँ से टी स्टार्टिंग बाई टी मैक्स पता था और उसका फॉर्मूला भी पता है इसके टर्म में। तो यहाँ से हमारा सीधे SM स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर वो मिल जाता है। तो फिर हम दूसरा रिलेशन लगा दें टी फुल लोड बाई टी मैक्स का, तो वहाँ से आपको फुल लोड स्लिप S मिल जाएगी।
तो ये रिलेशन का खेल है, इसको तुमको जितनी आसानी से कर सको मेथड तुमको आसान में मिल जाएंगे इसमें। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन को लगाना है। इसमें भी वही होगा, रोटर में कितना रेजिस्टेंस ऐड करें कि इतने स्लिप पे इतना हो जाए, वो रिपीटेड क्वेश्चन जितने हमने पिछले लेक्चर में किए थे वैसे ही क्वेश्चन भी हैं बहुत सारे, तो उनको प्रैक्टिस करना है इसमें। इसमें नेक्स्ट जो हमारा होगा वो वाइंडिंग, जैसे ट्रांसफार्मर में हम पढ़ते हैं ना, रेफर टू प्राइमरी इक्विवेलेंट सर्किट बनाते थे, रेफर टू प्राइमरी, रेफर टू सेकेंडरी, सर्किट एलिमेंट्स होते थे कई सारे। तो उन सर्किट एलिमेंट्स में कुछ प्राइमरी के रेजिस्टेंस, कुछ रिएक्टेंस, फिर सेकेंडरी का। तो ये भी हमने डिस्कस किया है कि इंडक्शन मोटर एक तरह से हमारा ट्रांसफार्मर ही है, इसमें सेकेंडरी हमारी शॉर्टेड है। तो उसी तरह से हम इंडक्शन मोटर में भी इक्विवेलेंट सर्किट एक ड्रॉ कर सकते हैं। उसमें जो प्राइमरी है वो हमारा समझो स्टेटर का पार्ट है यहाँ पे, और ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी था वो यहाँ पे हमारा रोटर का पार्ट है। तो कुछ चीज़ें अगर हम पहले से डिफाइन करें, जैसे V1 हमारे स्टेटर अप्लाइड वोल्टेज पर मान लिया, T1 नंबर ऑफ स्टेटर टर्न है और T2 नंबर ऑफ रोटर टर्न है। फाई हमारा फ्लक्स पर पोल है, स्टेटर एम्बर प्रोड्यूस बाय स्टेटर एम्बर एंड रिजल्टिंग फ्लक्स। E1 स्टेटर इंड्यूस्ड EMF, E2 नॉट EMF इंड्यूस्ड इन रोटर है एट स्टैंड स्टिल। E2S है EMF इंड्यूस्ड इन रोटर, रोटर इज रोटेटिंग एट अ स्लिप, रोटेटिंग एट अ पर्टिकुलर स्पीड। R1 हमारा स्टेटर रेजिस्टेंस हो गया, मान लो R2 हो गया रोटर रेजिस्टेंस, और X2 नॉट हो गया लीकेज रिएक्टेंस ऑफ रोटर एट स्टैंड स्टिल। फ्रीक्वेंसी स्टेटर की F1 हो गया, F2 हो गया रोटर की, मान लिया एक पर्टिकुलर स्लिप S, ठीक है। X2S हो गया कि लीकेज रिएक्टेंस एट अ पर्टिकुलर स्लिप, X2 नॉट था लीकेज रिएक्टेंस एट स्टैंड स्टिल। ये सारी चीज़ें हमको पता है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है रोटर वाइंडिंग का, कोई वाइंडिंग फैक्टर हमने पढ़ा नहीं है, कोई बात नहीं, एज इट इज इसको ले लेंगे। पिच फैक्टर इसको आगे देख, जब हम सिंक्रोनस पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। तो जैसे ट्रांसफार्मर की EMF इक्वेशन आती है, ठीक उसी तरह से इसकी भी EMF इक्वेशन आती है, E1 इक्वल टू 4.44, फिर ये वाइंडिंग फैक्टर्स हैं, उसके बाद फाई F एंड T1 नंबर ऑफ टर्न, ठीक है। इस तरह से इंड्यूस्ड EMF रोटर के साइड में भी है सेम, तो ये सेम ट्रांसफार्मर की तरह। तो वो ट्रांसफार्मर वाले रिलेशन भी लगेंगे यहाँ पे ना, जैसे E2 अपॉन E1 इक्वल टू T2 अपॉन T1 रिलेशन होता है, I1 अपॉन I2 इक्वल टू T2 अपॉन T1, इस तरह से। तो जब हम रेफर टू प्राइमरी और सेकेंडरी करेंगे तो वहाँ वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे दोनों इक्वेशंस प्राइमरी के सेकेंडरी के हमारे सामने है। तो रिलेशन भी हम अपना डिफाइन कर सकते हैं। क्या रिलेशन, ये E1 अपॉन E2 नॉट इक्वल टू TE1 अपॉन T2। TE1 मतलब कि प्राइमरी का टर्न, सेकेंडरी का टर्न, इफेक्टिव टर्न बोल रहा है, वाइंडिंग फैक्टर वगैरह काउंट करने के बाद। और I2 डैश बाई I2 इक्वल टू TE2 बाई TE1। इसमें उल्टा होता है, हमको पता है। जब सेकेंड ट्रांसफार्मर की बात कर रहे थे, जब रेफर टू जिधर करते हैं, रेफर टू प्राइमरी कर रहे हैं, तो जो भी इम्पिडेंस क्वांटिटीज़ हैं, जितने भी इम्पिडेंस टर्म्स होंगे, वो सारे जब जिस साइड पे आएंगे, कभी भी रेफर टू प्राइमरी करो चाहे सेकेंडरी करो, जिस साइड पे आएंगे उस साइड का टर्न न्यूमरेटर में होगा, और जिधर पहले था उसका टर्न डिनोमिनेटर में होगा और स्क्वायर होगा। और जितने वोल्टेज क्वांटिटीज़ हैं उनमें था कि जिधर भी जाओगे नए साइड का टर्न जो होगा, नंबर ऑफ टर्न जो न्यू साइड है वो न्यूमरेटर में होगा, और ओल्ड साइड में वो डिनोमिनेटर में होगा। तो अगर आप प्राइमरी पे आ रहे हो तो N1 अपॉन N2 हो जाएगा, सेकेंडरी वाला टर्म प्राइमरी पे लेके आ रहे हैं तो N1 अपॉन N2 उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, वोल्टेज क्वांटिटीज़ की बात है। इस तरह से करंट का उल्टा होता है, रिवर्स रिलेशन होता है। करंट को अगर हम प्राइमरी साइड पे ला रहे हैं सेकेंडरी से, तो N2 अपॉन N1 मल्टीप्लाई करती है करंट, ठीक है। जिधर पहले था वो टर्म, जिधर अभी आया वो टर्म डिनोमिनेटर में।
तो वो तो रेफर्ड टू प्राइमरी और सेकेंडरी करने के लिए है। तो डेवलपमेंट ऑफ सर्किट मॉडल, तो पहले स्टेटस सर्किट में बना लेते हैं, स्टेटर क्या क्या है। तो मान लिया हमारे पास एक रोटर स्टेटर का रेजिस्टेंस है, स्टेटर का लीकेज रिएक्टेंस है, ये नो लोड ब्रांचेज हैं, वही जैसे ट्रांसफार्मर में होता है, फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए, एक कोर लॉस फीड करने के लिए। मैग्नेटाइजिंग करें इसमें कोर लॉस करंट, सेम उसी तरह से सारी चीज़ों को डिफाइन कर लें। आई नॉट हमारी नो लोड करंट है, आई म्यू जो है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, और आई डब्ल्यू जो है वो कोर लॉस कंपोनेंट है। अब एक चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी कि यहाँ पे आई नॉट हमारी उतनी छोटी नहीं है जितना ट्रांसफार्मर में है। ट्रांसफार्मर में हम डिस्कस कर रहे थे कि आई नॉट जो है वो हमारी 2 to 4% होती है फुल लोड करंट की, लेकिन यहाँ पे उतनी नहीं होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी, 25 to 40% होगी। क्यों होगी? क्योंकि मैग्नेटाइजिंग करंट यहाँ आपको एयर गैप के थ्रू जानी है। स्टेटर रोटर में प्राइमरी सेकेंडरी में आपकी एयर गैप है जो कि हाई रिलेक्टेंस है, वोल्टेज बहुत लो है, हाई रिलेक्टेंस की वजह से आपको मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा चाहिए एक पर्टिकुलर फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, ट्रांसफार्मर में क्या था, वो आपका हाई परमेबल मटेरियल का कोर था, कोर के थ्रू आपका फ्लक्स जा रहा था, तो वहाँ कम मैग्नेटाइजिंग करंट में काम, अच्छा खासा फ्लक्स आपका हो गया। 440 440 बस हो गया ना? तो इसलिए यहाँ पे नो लोड करंट हमारी कंपेरेटिवली ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह से रोटर सर्किट मॉडल की बात करें तो रोटर में क्या क्या है हमारे पास देखा जाए तो एक मान लिया कि रिएक्टेंस है रोटर का X2, ऐसा अगर बोलेंगे तो S टाइम्स X2 नॉट, मतलब स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस, और R2 एज इट इज है। E2S बोलेंगे तो S टाइम E2 नॉट, और I2 करंट है इसमें। अब इस रोटर सर्किट को हम फर्दर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं उधर के टर्म्स के हिसाब से। तो इम्पिडेंस तो हमने बोल दिया Z2S इक्वल टू R2 JX2S, I2S इक्वल टू E2S बाई Z2S। और फाइनली I2S को हमने E2 अगर हम स्टैंड स्टिल टर्म में लिखें तो E2S को लिख सकते हैं S E2 नॉट और R2 प्लस J S X2 नॉट, X2S लिखे चाहे S X2 नॉट लिखे। इस तरह से करंट को हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दो टर्म आपके पास आया। अब देखो हम कैसे इसको इसमें से और भी टर्म्स निकालते हैं। हमारे पास आया I2S इक्वल टू E2 नॉट बाई R2 बाई S प्लस J X2 नॉट। इस हिसाब से तुम्हारे पास दो एलिमेंट होने चाहिए, एक R2 बाई S यहाँ पे है और एक X2 नॉट। ठीक है, अब इस R2 बाई S को हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं R2 और R2 1 माइनस S अपॉन S में। कैसे ब्रेक कर रहे हैं आगे देखेंगे। इससे क्या होगा, अब सर्किट का हर चीज़ एक तुमको कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करेगा। अब ये जो R2 वाला पोर्शन होगा ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा कॉपर लॉस, रोटर का कॉपर लॉस, और ये जो पोर्शन होगा ये आपका मैकेनिकल पावर जो डेवलप हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करेगा R2 1 माइनस S अपॉन S। तो इस इलेक्ट्रिकल सर्किट के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं अपना मैकेनिकल पावर डेवलप। ये इस सर्किट जो आपका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है इसमें खासियत है इसकी कि है ये मैकेनिकल पावर डेवलप, लेकिन इसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं आप एक सर्किट एलिमेंट के फॉर्म में। ठीक, कैसे किया उसको देख सकते हैं। एयर गैप पावर मान लें अगर इन सर्किट मॉडल है जो है एयर गैप पावर 3I2 डैश स्क्वायर R2 डैश बाई S। ठीक है, और जो उसमें रेजिस्टिव कॉपर लॉस होगा वो I स्क्वायर R होता है I2 डैश